नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। गुरुग्राम में अखिल भारतीय संत समिति के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में देश भर से करीब 100 से भी ज्यादा संत शामिल हुए। सीएम ने संतों का सम्मान करते हुए आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम पटौदी के हरिमंदिर आश्रम में आयोजित किया गया। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स के भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद आधारशिला उन्होंने रखी। आपको बताते चलें कि भवन मानेसर के सेक्टर 2 में लगभग 1400 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनकर तैयार होगा। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि प्रिंटिंग एक महत्वपूर्ण विद्या होती है। बहुत से काम जैसे समाचार पत्र का प्रकाशन, पुस्तकों आदि की कल्पना प्रिंटिंग के बिना असंभव है। सत्तर साल पहले जिसकी स्थापना हुई और उस स्थापना के बाद जो भी मेंबर्स रहे, प्रेसिडेंट्स रहे, सारे देश भर में आपने उस समय की प्रिंटिंग व्यवस्था को अच्छे से संभाला, विकसित किया, सहायता की। जो प्रिंटर्स में लोग लगे थे, उनकी शिक्षा, उनका शिक्षण और उनके रिफ्रेशर कोर्सेज लगातार लगाते रहे, क्योंकि कोई भी जो विधा होती है उस विधा को लगातार जब तक संभाला ना जाए, उसको ट्रेन न किया जाए और सामूहिक प्रयत्न जब तक न किया जाए, तब तक उसकी सफलता संदेहजनक होती है। तो प्रिंट मीडिया एकमात्र मीडिया था जिसके ऊपर लोगों को यानी भरोसा तो आज भी है, उसमें भी था, लेकिन यही एकमात्र साधन होता था। लेकिन जब से टेलीविजन चला है, तब से प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसने भी अपना स्थान लिया। लेकिन आज भी एक पीढ़ी ऐसी है जो हमारे प्रिंट मीडिया को ही उसको कहना चाहिए, उसी के ऊपर उसका भरोसा है। गुरुग्राम और मेवात से सटी अरावली श्रृंखलाओं पर केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से जंगल सफारी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। ये मनोहर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है, जिसकी प्लानिंग तैयार की जाने लगी है। इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की माने तो गुरुग्राम और मेवात के हजारों एकड़ में बनने वाली ये जंगल सफारी बेहद खास प्रोजेक्ट है, जिसको केंद्र सरकार की मदद से तैयार किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि करीब 3000 एकड़ में बनने वाली ये जंगल सफारी देश की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनने जा रही है। इसके लिए फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और अन्य विभाग मिलकर के काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सहायता से और एक जंगल सफारी बनाने का विषय आया। हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ, और पंचायती जमीनें भी हैं, पहाड़ी फॉरेस्ट की जमीनें भी हैं, और कुछ जमीनें अगर गांव की भी हमको लेनी पड़ेगी तो वो भी लेंगे। कहीं 3000 एकड़ से लेकर के और 10,000 एकड़ के बीच में कहीं भी उसका एक प्लान बनेगा। प्रारंभिक चर्चा है, लेकिन बहुत जल्दी उसका जो है हम डीपीआर बना करके और केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी सफारी इस इलाके में जो बनेगी, ऐसी सफारी शायद ही कहीं आसपास हो। पूरे देश में तो कम से कम इतनी बड़ी सफारी नहीं है। और इस सफारी के बनने के बाद देश और विदेश के पर्यटक यहाँ आएंगे और गुरुग्राम जिले का तो बहुत अच्छा एक लाभ उसमें होने वाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल साइबर सिटी गुरुग्राम में हैं। सीएम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के रेवेन्यू कोर्ट लगाने को लेकर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में पहुंचे, जहां अलग अलग जिलों के डीसी, एडीसी, एसडीएम और सीटीएम प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में किताबों के साथ साथ अनुभव और प्रशिक्षण भी जरूरी है। सीएम ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन में
आखिरी तक सीखता है और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और मेहनत जरूरी होती है। गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे देश भर से आए अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और अनुसूचित जातियों के लिए उठाए गए कदमों को लेकर मंथन हुआ। इस कार्यक्रम में 14 सेशन रखे गए, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार और वंचित वर्ग विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री इस शिविर में अलग अलग विषयों पर बीजेपी अनुसूचित जाति के मोर्चे के लोगों को संबोधित कर चुके हैं। आपको बता दें, आज इस शिविर का अंतिम दिन है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करने वाले हैं। एससी मोर्चा केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन था। इसमें अलग अलग प्रशिक्षण शिविर में 3 दिन में 14 प्रशिक्षण शिविर के हमारे ग्रुप चलेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, आज मुख्यमंत्री जी आए थे, जिनका विषय था सरकार और वंचित वर्ग। उसके बारे में जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो वंचित वर्ग है, जो दीनदयाल उपाध्याय का एक मूल मंत्र है कि अंत्योदय पिछले व्यक्ति को आगे कैसे लेकर जाए, उस योजना को उन्होंने बताया। चाक पर रस्सी होती है और पत्थर का पाट होता है, लेकिन कंटिन्यू हिसार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के निर्देशों पर पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये ठग पैसों का लालच देकर रुपए डबल करने का दावा करके लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को फतेहाबाद से गिरफ्तार किया। उप पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार के मुताबिक शिकायत मिली थी कि पहले वो कपिल नाम के एक शख्स पर रुपए डबल करने के नाम से फोन आया और जब कपिल रुपए डबल कराने के लालच में आकर इन लोगों के पास 1 लाख रुपए लेकर मीरपुर बस स्टैंड पहुंचा, तो वहां आरोपियों ने इससे जबरन पैसे छीनने और फरार हो गए। हरियाणा के लोहा व्यापारियों ने अपने उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी पहल की है। व्यापारी अब डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग की सहायता से भूकंप रोधी मकान बनाने का प्रशिक्षण देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कम लागत में मजबूत मकान कैसे बनाया जा सकता है। रोहतक के जिमखाना क्लब में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक के बाद हरियाणा लोहा व्यापार संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि व्यापार संघ के हरियाणा सरकार से मांग की है कि सरकार हर जिले में सभी सुविधाओं से सुसज्जित लोहा मंडी का निर्माण करे, ताकि व्यापारी और खरीदार को जगह जगह भटकना ना पड़े। साथ में लोहा व्यापारियों के व्यापार में आने वाले जोखिमों के निराकरण पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि वह प्रदेश और केंद्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स अदा करते हैं। प्रदेश स्तरीय बैठक में सरकार से मांग की गई है कि इसी के साथ उन्होंने इनकम टैक्स अधिकारियों से भी अपील की कि व्यापारियों को चोर समझना बंद करें, वो भी ईमानदारी से टैक्स अदा करते हैं। उसमें विशेष रूप से हमने अपने उपभोक्ता की लाभ के लिए किस प्रकार से राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करना है, हम प्रशिक्षण देते भी हैं डीलर लेवल पर, और उसको हम किस प्रकार से भूकंप रोधी बना सकते हैं, किस प्रकार से कम सीरिया लगे, किस प्रकार से उसका लाभ रहे, ऐसा हमने व्यापारी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रेसिडेंट के साथ मिलकर के ऐसी योजना बनाई है। हम अपने जो व्यापारी बंधु हैं उन सबको इस बारे में पूरी तरीके से
प्रशिक्षित भी करते हैं। हमने एक पत्रक भी बनाने की सोची है जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें सूचीबद्ध हों, जिससे हमारे उपभोक्ता का भला हो सके। हमने सरकार से कुछ डिमांडें रखी हैं, जिसमें मुख्यतः रूप से पहली डिमांड हमारी ये है कि जैसे अनाज मंडी है, काठ मंडी है, वैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर लोहे के व्यापारी के लिए भी होना बहुत ज़रूरी है। वो हम लोहा मंडी की हमारी एक डिमांड है कि हर डिस्ट्रिक्ट पे, हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोहा मंडी अवश्य होनी चाहिए। उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बैंक होना चाहिए, उसमें फायर ब्रिगेड की सुविधा होनी चाहिए, उसमें लेबर की सुविधा होनी चाहिए, उसमें ट्रक ट्रेलर के आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लोहे के व्यापारी के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। एक व्यापारी को चोर की नज़र से देखा जाता है, चाहे वो कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, कोई शासन है, कोई प्रशासन है, कोई जीएसटी डिपार्टमेंट है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। हम लोहे के व्यापारी सबसे बड़े। गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में युवती पर फायरिंग कर दी। इलाज के बाद युवती को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दरअसल गाजियाबाद की रहने वाली युवती मानेसर की निजी कंपनी में काम करती है। जब वो कंपनी जा रही थी तभी बाइक पर आए युवक ने उस पर फायरिंग कर दी। पीड़िता को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद समय रहते पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। यमुनानगर के गांव पांसरा की एक 12वीं कक्षा की छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल 12वीं कक्षा में कंपार्टमेंट आने की वजह से छात्रा परेशान थी, जिसकी वजह से उसने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर छात्रा को ट्रामा सेंटर में ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके कार्रवाई में जुटी है। फोन आया कि जो मंदिर में सुमरी देवी मंदिर है पांसरा में पुजारी है, उनकी लड़की की डेथ हो गई है। और पता लगा कि शायद कुछ खा लिया उन्होंने, तो नाम मुझे पता नहीं है। तो उसी टाइम पे मैंने SHO साहब से सारी खबर ली थी। अभी रात की बात है, 8 बजे के आसपास की। उनका जो भी फॉर्मेलिटीज़ हो, जैसे शव का पोस्टमार्टम वगैरह करवाना है, उसके लिए आप जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वहाँ करो और करवा के फिर उसका दाह संस्कार करें जैसे भी है। मैं उसी कंपार्टमेंट आ गई थी, तो शुरू से भी उसका रिजल्ट आया उस दिन थोड़ा सा उसने अपने आप को बहुत वैसा महसूस किया। हमने उसे समझाया भी, कोई ऐसी बात नहीं है, और समझ में आ भी गई थी उसकी, ऐसा लग भी रहा था उसकी गतिविधियों से। लेकिन उसके बाद फिर अभी 2 दिन पहले उसने दोबारा से उसी की मर्ज़ी से फार्म भरवाया, जो कंपार्टमेंट थी उसका। उसके बाद उसने फिर शाम के टाइम उल्टी वगैरह करी। गाँव में से डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने आकर कहा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। फिर यहाँ पर लेकर आए, 2 जगह दिखाया, उन्होंने कहा भी दिखा, फिर यहाँ पर लेकर आए, उन्होंने साइबर सिटी के फरूख नगर में एक नामी बिल्डर का कारनामा सामने आया, जहां दीनदयाल जन आवास योजना के नाम पर बिल्डर ने 78 लोगों को हजारों रुपए का चूना लगा दिया। जहां बिल्डर ने लाइसेंस कहीं और का और प्लॉट कहीं और के बेचे। क्या कुछ है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के साइबर सिटी में आए दिन चोरी घोटाले जैसे मामले सामने आते रहते हैं, तो वहीं एक और मामला फर्रुख नगर से सामने आया है, जहां दीनदयाल जन आवास के नाम पर बिल्डर ठगी करता था। वहीं जब ये मामला डीटीपी के पास पहुंचा, तो डीटीपी ने बिल्डर को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब देने को कहा है। एक्चुअली फरूख नगर का मामला है। इसमें एक दीनदयाल जन आवास योजना के तहत प्लॉटेड कॉलोनी का लाइसेंस दिया हुआ था साव्यासाची ने। साव्यासाची उस कंपनी का नाम था। तो वो कॉलोनी उसने डेवलप की, तो बाद में अभी हमारे संज्ञान में आया कि 2019 में उसने साथ लगती ज़मीन जो कि उसकी नहीं थी और लाइसेंस ग्रांटेड भी नहीं थी वो,
उसमें भी उसने प्लॉट सेल करने के एग्रीमेंट कर दिए थे। दरअसल 2019 में बिल्डर ने फर्रुख नगर में दीनदयाल जन आवास योजना के लिए 9 एकड़ जमीन का लाइसेंस लिया था, लेकिन बिल्डर ने जिस जमीन का लाइसेंस लिया उसके साथ लगती जमीन पर भी अवैध रूप से प्लॉट काट दिए। आरोप है कि बिल्डर ने 78 लोगों को 15 से 17 हजार रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से प्लॉट बेचे। वहीं 3 साल बाद भी जब बायर्स को जन आवास योजना का लाभ नहीं मिला तो उन्होंने बिल्डर से जवाब तलब किया, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका, जिसके बाद बायर्स डीटीपी के पास शिकायत लेकर पहुंचे। लाइसेंस नहीं था, विदाउट परमिशन उसने बेचा था, तो एक तरह से उसने इलीगल प्लॉटिंग कर दी या इलीगल कॉलोनी एक तरह से काट दी। उसके खिलाफ हमने इनसे अभी डीटीपी एनफोर्समेंट है हमारे आरएस भाट, उनको आवश्यक निर्देश दिए थे, तो उन्होंने अभी लास्ट वीक में ही उसको नोटिस इशू किए हैं और फर्दर कार्रवाई जो भी एक्ट के तहत है वो उसके खिलाफ की जाएगी। एसटीपी संजीव मान की माने तो दीनदयाल जन आवास योजना के बायर्स उनके पास शिकायत लेकर पहुंचे थे। उनकी शिकायत पर बिल्डर को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा गया। अगर बिल्डर ने जवाब नहीं दिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिल्डर ने जिस जगह का लाइसेंस लिया था उस जगह निर्माण करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस जगह का लाइसेंस नहीं है उस जगह प्लॉट काटना गैर कानूनी है। ऐसे में कानून के तहत जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। देश भर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अन्य विधि संस्थानों में दाखिले के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें गौशाला मंडी के खुशी अग्रवाल ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में देश भर में 9वां रैंक हासिल करके पानीपत का नाम रोशन किया। इस दौरान खुशी ने बताया कि उनके पड़ोस में सेवानिवृत्त सेशन जज हैं, उन्हीं से वो प्रेरित हुई हैं और कानून की पढ़ाई करके जज बनने का लक्ष्य है। वहीं पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और परीक्षा में कम अंक आने पर भी कभी नहीं टोका। कैरियर लॉन्चर के विकास बात्रा ने बताया कि 1.5 साल से खुशी का लक्ष्य यही था और उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। वो अपने लक्ष्य के प्रति काफी ईमानदार है। खुशी का ऑल इंडिया रैंक 9 आया है और ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई अचरज वाली बात है। हमें पहले से उम्मीद थी कि इसका रैंक जो है फर्स्ट 10 में से आएगा, क्योंकि जो इसने मेहनत की है वो हमने देखी है। रात को 3 साढ़े 3 बजे तक जाग के पढ़ाई करना, 12 बजे नींद आने लगी तो कॉफ़ी पी के दोबारा से पढ़ाई करना, मतलब पढ़ाई की तरफ जो इसका जुनून था उसको देखते हुए पहले से उम्मीद थी कि फर्स्ट 10 में से इसका कोई ना कोई रैंक आएगा। और इसकी मेहनत ने जो आज रिजल्ट निकाला है उससे मतलब हमारे परिवार में पूरे पानीपत में खुशी जो है वो छिपाई नहीं छिपती, इतनी खुशी। बहुत बहुत खुशी हो रही है। लगता था ये अचीव कर पाएगी? हाँ बिल्कुल लगता था कि अचीव कर पाएगी। इसकी मेहनत को देखते हुए, जैसे सारा दिन पढ़ती रहती है, रात भर भी पढ़ती रहती है, तो लगता था कि कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। तो कोई ना कोई नहीं, स्टडी के अलावा कुछ नहीं करती है। हाँ बुक्स पढ़ती है, खाली टाइम हुआ नोवेल पढ़ लिया, म्यूजिक सुन लिया, यही काम करती है। तो इसने इसी लाइन ये क्यों चुनी है? कहीं कुछ देखा इसने? बस आसपास से अपने इंस्पायर होके और फैमिली बैकग्राउंड। ये लॉ की स्टडी है। इसके बाद 5 साल का BA LLB का कोर्स होता है और हमारे घर के पास रिटायर्ड सेशन जज रहते हैं और अब वो रिटायर्ड है लेकिन फिर भी उनकी इतनी इज्जत है और मतलब जितना लोग इनको मानते हैं उनको देख के मेरे को इंस्पिरेशन मिली। तो आपकी फैमिली की तरफ से किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा है? सबका ही था, पापा का, मम्मी का, राघव का, मतलब भाई का, सबका ही सपोर्ट रहा है। कभी मुझे इन्होंने ज़्यादा टोका नहीं किसी बात पे, कभी मॉक में कम भी नंबर आए हो तो कुछ कहा नहीं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।